Assalamualaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the stability of benzene ring. The benzene ring highly stable due to the phenomena of resonance, and it is also aromatic compound, that's why it is highly stable. Stability of benzene. As benzene is an aromatic compound and it shows the phenomena of resonance, and secondly it is also aromatic, okay. So that's why it is highly stable. Resonance is basically the delocalization of the pi electrons that are present in the benzene ring, and it is also aromatic compound. So Huckel rule explain whether the compound is aromatic or not. तो इसकी एरोमेटिसिटी की जो है वो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें हक्कल रूल को भी एक्सप्लेन किया। हक्कल रूल बेसिकली क्या कहता है जी, हक्कल रूल कहता है कि अगर आपका कोई कंपाउंड जो है वो प्लेनर है, उसमें जो एटम्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और सेकेंडली बेटे उसमें वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 हो सकती है, और थर्ड क्या है उसमें क्या हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, क्या हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कोई भी कंपाउंड जो है वो जो इन तीन चीज़ों को जो है वो फॉलो करेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एक तो वो प्लेनर होना चाहिए, दूसरा वो 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फॉलो करे और इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो या डिलोकलाइजेशन हो, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ये चीज़ किसने एक्सप्लेन की है, हक्कल्स रूल में। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी हक्कल्स रूल। सो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो ये क्या है, प्लेनर है। अगर हम n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा, और थर्ड क्या है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है पूरी रिंग में क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइज कर रहे हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 प्लेस करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन गया। तो इसका मतलब ये एक प्लेनर कंपाउंड है, ये 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और थर्ड क्या है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। डेट्स वाई ये क्या होगा बेटे, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, डिलोकलाइजेशन होती है। रेजोनेंस जितनी ज़्यादा होगी, किसी भी कंपाउंड की जो रेजोनेंस है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। या आप ये भी कह सकते हैं जी, जितनी किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बेंजीन जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, हाईली स्टेबल है। इसके अलावा अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस को कंपेयर करके जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी हाइपोथेटिकल कंपाउंड जैसे साइक्लोहेक्साट्राइन है जो कि मिलता जुलता कंपाउंड है बेंजीन से, उसके साथ उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस। तो अगर हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन मेरे पास एक सैचुरेटेड सिस्टम है। साइक्लोहेक्सेन क्या है, एक सैचुरेटेड सिस्टम है। इट इज़ अ सैचुरेटेड सिस्टम, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये खुद को फ्लिप कर लेता है और किस में चेंज हो जाता है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, दिस इज द चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये खुद को क्या कर लेता है, फ्लिप कर लेता है, एटम्स खुद को चेंज करते हैं, ओरिएंटेट करते हैं इन सच अ वे डेट के वो क्या हो जाए, ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो ये क्या है बेटे, चेयर फॉर्म है किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, और ये हाईली स्टेबल फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, साइक्लोहेक्सेन लेता हूँ और इसकी करवाता हूँ हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, निकल और प्लाडियम at 200 to 300 Celsius temperature, and there will be the formation of cyclohexane takes place, and delta H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो इसकी कितनी आती है, -19.5 किलो जूल पर मोल।
दिस इज़ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। अगर आप साइक्लोहेक्सीन के जो है वो हाइड्रोजनेशन करते हैं तो -119.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कंपाउंड लेता हूँ साइक्लोहेक्साडाइन और इसकी करवाता हूँ हाइड्रोजनेशन, तो मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए थी जब मैंने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, डेल्टा एच कैलकुलेटेड, वो कितनी आनी चाहिए थी? जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आई है जिसमें हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किया है वो है -119.5 किलो जॉल पर मोल। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू, डेट इज़ ऑलमोस्ट -239 किलो जॉल पर मोल। लेकिन जब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी आती है डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, वो आती है -231 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, कुछ बुक पे 231.5 किलो जॉल लिखा हुआ है। ठीक है, 231.5 किलो जॉल पर मोल लिखा हुआ है। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो इतनी आती है। अब आप रेजोनेंस एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड की अगर आप रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में से कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं साइक्लोहेक्साडाइन की रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ तो कितनी आएगी, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एक्सपेरिमेंटल। तो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल कितनी है, -231.5 किलो जॉल पर मोल, या -231 माइनस इंटू माइनस दिस इज दी कैलकुलेटेड वैल्यू -239 किलो जॉल पर मोल। तो मेरे पास बेटे जो रेजोनेंस एनर्जी आई है वो कितनी आई है, ऑलमोस्ट 8 किलो जॉल पर मोल। दिस इज दी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन। दिस इज दी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन। तो किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब जो साइक्लोहेक्साडाइन है ये स्लाइटली स्टेबल है क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू क्या है, काफ़ी कम है, 8 किलो जॉल पर मोल है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं साइक्लोहेक्साट्राइन की, जो कि एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, इस तरह का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है साइक्लोहेक्साट्राइन। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है बेटे, कम होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सैचुरेटेड सिस्टम की ज़्यादा होती है। तो ये क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की और एक बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम की हो, तो इस तरह का कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ, और उसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये साइक्लोहेक्साट्राइन जो है ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है और मैं इसकी क्या करवाता हूँ, हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ सेम कंडीशंस में। ठीक है, जब इस सेम कंडीशन में इसकी मैं जो है वो हाइड्रोजनेशन करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और इसकी जो डेल्टा एच कैलकुलेटेड आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, -358.5 किलो जॉल पर मोल। दिस इज़ दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन। ठीक है, अगर हम साइक्लोहेक्साट्राइन की जो है वो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है कैलकुलेटेड वैल्यू वो कितनी आती है, -358.5 किलो जॉल पर मोल। अगर हम देखें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या लिया था, साइक्लोहेक्सीन लिया था। तो साइक्लोहेक्सीन की जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई थी तो वैल्यू आई थी -119.5 किलो जॉल पर मोल। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन जब हमने लैब में बेंजीन की क्या करवाई बेटे, हाइड्रोजनेशन करवाई, क्या करवाई, हाइड्रोजनेशन करवाई, तो हमारे पास जो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल आई है इस रिएक्शन की, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल आई है वो कितनी आती है, -208 किलो जॉल पर मोल, -208 किलो जॉल पर मोल। दिस इज़ दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी फाइंड की। अब इसकी अगर हम रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करें तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल कितनी है, -208 किलो जॉल पर मोल, माइनस इंटू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, -358.5 किलो जॉल पर मोल।
तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, प्लस 150.5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आई है बेंजीन की, वो क्या है बेटा, ज़्यादा है। इसका मतलब बेंजीन क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ उसमें कैलोरीज वाले यूनिट में, तो आंसर आता है 36 किलो कैलोरीज पर मोल। 36 किलो कैलोरीज पर मोल इज़ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन रिंग इन कैलोरीज। कैलोरीज में आंसर कितना आता है, 36 किलो कैलोरीज पर मोल, और किलो जॉल पर मोल में आंसर आता है 150.5 किलो जॉल पर मोल। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बेंजीन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल फ्रॉम द हाइपोथेटिकल कंपाउंड साइक्लोहेक्साट्राइन बाय द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 150.5 किलो जॉल पर मोल। अगर आप देखें यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन के क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर रहे हैं। आप कह सकते हैं इनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और यही क्या है, इसकी एरोमेटिसिटी है। तो एरोमेटिसिटी होने की वजह से बेंजीन क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर सेकेंडली यहाँ पे तमाम कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो हमारा हाइपोथेटिकल कंपाउंड था उसमें जो सैचुरेटेड बॉन्ड थे जिनमें सिंगल बॉन्ड थे उनमें बॉन्ड लेंथ थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो डबल बॉन्ड थे उनमें बॉन्ड लेंथ थी 1.34 एंगस्ट्रॉम, मतलब एल्केन और एल्कीन वाली। तो वो तो एक हाईली अनस्टेबल सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ पे तमाम कार्बन एटम्स की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। इसी को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कैसे होगी, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, ये उसकी चेयर कॉन्फॉर्मेशन ले लिया हमने, क्योंकि चेयर कॉन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम साइक्लोहेक्सीन लेंगे, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई हमने, साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन करवाई, वो किस में चेंज हो गया, साइक्लोहेक्सेन में। तो इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू आई है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई है, वो कितनी आई थी, 1-119.5 किलो जूल पर मोल। इसके बाद जब हमने बात की है वो है बेंजीन की, तो बेंजीन जो है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबल है। इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में। और इसकी जो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल आती है वो आती है -208 किलो जूल पर मोल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहा हूँ अब यहाँ पे मैं। थर्ड हमने क्या यूज़ किया था, साइक्लोहेक्साडाइन। अब साइक्लोहेक्साडाइन में भी थोड़ी सी रेजोनेंस है, ठीक है, डेट्स वाई इसकी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी भी थोड़ी सी है, दैट इज़ 8 किलो जूल पर मोल। अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ तो मेरे पास जो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल आती है वो आती है -231 किलो जूल पर मोल। सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ लिखी हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ नहीं लिखी मैंने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल में से अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन की जो बेटे रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है, 150.5 किलो जूल पर मोल, 150.5 किलो जूल पर मोल। और साइक्लोहेक्साडाइन की कितनी है, 8 किलो जूल पर मोल। तो दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्साडाइन। बेंजीन की स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्साडाइन से क्या है बेटे, ज़्यादा है। अगर हम ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल सिस्टम कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सैचुरेटेड सिस्टम है। उसके बाद आपका आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन क्योंकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है, डेल्टा एच की वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद बेटे आपका आ जाएगा बेंजीन क्योंकि वो रेजोनेंस फिनोमेना शो कर रहा है, ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी कितनी है 150 किलो जूल पर मोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साडाइन, जिसकी कितनी है रेजोनेंस एनर्जी, साइक्लोहेक्साडाइन की रेजोनेंस एनर्जी है 8 किलो जूल पर मोल। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी।